महाराष्ट्र के शिवसेना के सांसद संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया और यह गिरफ्तारी इसलिए की गई थी क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए का जमीन घोटाला किया था। आपको बताएं, प्रवीण राउत ने 1034 करोड़ का एक जमीन का घोटाला था और वो जमीन चाल में परिवर्तन करना था उनको, फ्लैटों में गरीबों की चाल थी, लेकिन उस चाल का अपने नाम उन्होंने पेपर ले लिए और जिन लोगों को फ्लैट बना करके देने थे वो गरीबों को फ्लैट नहीं दिए, उनकी जमीन को किसी और को बेच दिया। इस पर लेकर कंप्लेंट हुई थी और वो कंप्लेंट ईडी के पास पहुंची कि 1034 करोड़ रुपए की जमीन वो बेच दी किसी और को। और इस तरह से जब उसकी जांच हुई, 8 घंटे पूछताछ के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि संजय राउत के वो करीबी है प्रवीण राउत, क्योंकि संजय राउत की पत्नी का और प्रवीण राउत की पत्नी को जो पैसे का भी कुछ लेन देन और पार्टनरशिप का खुलासा हुआ है, इसको लेकर संजय राउत का एक बयान आया और बयान दिया है उन्होंने ईडी के अधिकारियों को धमकाते हुए। उन्होंने कहा कि अगर ईडी के अधिकारी उनके घर आना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं, तो मैं उनको चाय पिलाऊंगा, लेकिन अगर ये फर्जी हुआ, लेकिन अगर ये रेड गलत हुई, झूठा हुआ, तो वो याद रखें कि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी जेल में भी हैं। यानी संजय राउत ईडी को धमका रहे हैं। अब आपको बताएं मामला क्या है, संजय राउत की बौखलाहट ऐसी क्यों है। असली बात यह है कि ये जो जमीन का घोटाला है प्रवीण राउत जिसके अंदर गिरफ्तार हुआ है, इसके तार संजय राउत से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको बताएं, इस घोटाले में एक और किरदार है और वो है सुजीत पाटकर। ये जो सुजीत पाटकर है, इसके साथ पार्टनरशिप में संजय राउत की 2 बेटियां हैं जो एक वाइन की कंपनी में पार्टनरशिप में 100 करोड़ रुपया सालाना कमाने का ट्रांजैक्शन का मामला है। तो कहीं ना कहीं ये जो सुजीत पाटेकर है, इसके साथ बेटियों की पार्टनरशिप और इसको वाइन कंपनियों को लेकर के ये जो सुजीत पाटेकर है, ये प्रवीण राउत का जो मामला आया, इन सबको लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। और ईडी ने जैसे ही गिरफ्तारी की, ये बात आई कि क्योंकि ये जो प्रवीण राउत है, प्रवीण राउत ने जो ये इतना बड़ा घोटाला किया है, लोगों की कंप्लेंट सरकार तक पहुंची थी, मुख्यमंत्री तक पहुंची थी, थानों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोगों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, लेकिन प्रवीण राउत के इस घोटाले घपले पर कोई कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार ने नहीं की, गरीबों की सुनवाई नहीं हुई। तो सवाल यह उठ रहा था कि आखिरकार सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। जो काम महाराष्ट्र की सरकार को करना चाहिए था वो ईडी को क्यों करना पड़ा। ईडी तो इन्वॉल्वमेंट होती ही नहीं। अगर प्रवीण राउत के ऊपर पहले ही कार्रवाई हो जाती, ये जांच की जाती कि जो जिम्मेदारी उसको दी गई थी वो गरीबों की चाल को फ्लैट में कन्वर्ट करना, वो उसने क्यों नहीं दिया। एक जमीन किस तरह से वो किसी को बेच सकता है, और जिस तरह से ये घपला घोटाला हुआ, इस घोटाले की जांच तो बनती तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसकी कंप्लेंट जब ईडी तक गई, ये मामला जो है लेन देन का, पैसे का, करोड़ों रुपए का जुड़ रहा वो दिखाई दे रहा था। तो अब जब ईडी ने इसकी जांच की तो पाया कि ये तो प्रवीण राउत जो है, संजय राउत उनकी पत्नी और प्रवीण राउत की पत्नी, इन दोनों के बीच में एक 55 लाख रुपए की लेन देन की बात भी सामने आई। ये हमने देखा था पिछले दिनों जब ये जांच चल रही थी, और ये खुलासा भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने किया था कि प्रवीण राउत की जो पत्नी है, पैसे उसने दिए। क्यों दिए? बगैर ब्याज के दिए। क्यों दिए? कोई तो बात होगी। 55 लाख छोटी राशि नहीं है। तो संजय राउत की पत्नी को दिया और उस पैसे से उन्होंने फ्लैट खरीदा। अब वो फ्लैट 55 लाख का है, फिर वो उसको करोड़ों में बेच दे। जो लाभ आया वो किसकी जेब में आया? संजय राउत की पत्नी की जेब में। अब खेल देखिए आप कि कोई एक चीज है, 55 लाख रुपए पहले तो एक्चुअल कॉस्ट उसकी नहीं है, मान लो 55 लाख का एक फ्लैट है और अब 1 करोड़ का उन्होंने बेचा, तो ये जो 45 लाख रुपया उसमें बेनिफिट हुआ, ये किसके खाते में आया? संजय राउत की पत्नी के। और पैसा किसका था? प्रवीण राउत की पत्नी का। खरीदने के लिए पैसा दे रही है प्रवीण राउत की पत्नी, लाभ कमा रही है संजय राउत की पत्नी। ये जो मैंने उदाहरण दिया 1 करोड़ का, 45 लाख रुपए का शुद्ध लाभ ये संजय राउत के घर पहुंच गया। अब संजय राउत के घर जब पहुंचा तो ये कैसे मान लें कि अगर लाभ दिया गया है तो वो बगैर लालच के, बगैर स्वाद के, बगैर काम के दिया गया होगा। निश्चित रूप से काम तो कराया होगा। और यही लिंक, इसी तरह की चीजें ये खुलकर आ रही है
सुजीत पाटेकर की खुल के आई कि सुजीत पाटेकर ने बेटियों को पार्टनर बनाया वाइन की कंपनी में, और उसके बाद क्या हुआ, सरकार नियम बदल देती है। संजय राउत सामने आते हैं, संजय राउत कहते हैं वाइन तो शराब ही नहीं होती, वाइन को दुकानों पर बिकने दो, परचून की दुकान में, मॉल में। उनसे पूछा भाई ये तो जो है जगह जगह गली गली में शराब बिकेगी, तो वो कहते हैं शराब थोड़ी ही है, वाइन शराब होती ही नहीं है। नई डेफिनेशन गढ़ दी और उन्होंने इसको किसानों के हित से जोड़ा और ये कहा कि किसान जब ज्यादा वाइन बिकेगी तो उनका ज्यादा अंगूर बिकेगा, ज्यादा उनका चीकू बिकेगा, आलू बिकेगा। वो कहते हैं आलू से जो ये आलू से अंगूर से ये वाइन बनती है, उद्योग ये जो है किसानों का फायदा है। किसानों का हित देखने वाले संजय राउत वो देख रहे हैं असल में कंपनी का हित। ये हिडन था लेकिन भाजपा के नेताओं ने इसको उजागर कर दिया और इसी के कारण हमने देखा कि शिव सैनिकों ने किस तरह से किरीट सोमैया के ऊपर हमला किया। मतलब जो भी बोलेगा उसका मुंह बंद करने के लिए ये दादागिरी करेंगे, ये मारपीट करेंगे, ये गुंडाई करेंगे या उसको पुलिस के जरिए डराएंगे, धमकाएंगे। और अब संजय राउत सीधा सीधा ईडी के अधिकारियों को धमका रहे हैं, सीधी धमकी। पत्रकारों से बोलते हुए कह दिया यदि जांच में नकली पना हुआ तो पुलिस, आप समझ लीजिए अधिकारी जेल में भी हैं। मतलब आप पहले से ही डरा रहे हो, एक प्रेशर बना रहे हो। भैया ईडी अगर नकली काम करेगी, ईडी अगर रेड फर्जी डालेगी तो सबसे पहले आपके जो मित्र हैं संजय राउत जी, प्रवीण राउत, उनके बारे में आप कोर्ट में जाइए। आपके पास कोर्ट है, न्यायपालिका पे तो भरोसा होगा ही ना। तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट मूव करिए और वहां एक एप्लीकेशन लगाइए कि ईडी ने गलत रेड करके फर्जी तरीके से मेरे मित्र को पकड़ा है, तो कोर्ट उस पर न्याय करेगा। कोर्ट पे भरोसा रखिए, कोर्ट में ही तो जाएंगे। गिरफ्तारी के तो जाना ही पड़ता है आपको, जब भी कभी रिमांड पे लेना है, जब भी गिरफ्तार करना है, उसके पेपर सारे कोर्ट में ही जाते हैं। कोर्ट ही गिरफ्तारी के आदेश देता है। 8 घंटे की पूछताछ में अगर संजय राउत के जो मित्र हैं, जो निकट के हैं, हालांकि आप कहते हो जी मेरा उससे कोई सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन सीधा लेना देना अगर नहीं है तो 55 लाख रुपए उनकी पत्नी आपकी पत्नी को दे रही है। आखिरकार क्यों? कुछ तो लिंक है ना। 1 रुपया कोई किसी को उधार तो देता नहीं बगैर ब्याज के आज के समय में, और आपके लिंक हैं तो लाभ लिया। और लाभ लिया इस तरह से कि आपने कोई 55 लाख रुपए लेकर के चीज खरीदी, फ्लैट खरीदा, उसको ऊंची कीमत में बेचा, लाभ तो आपकी जेब में आया। डायरेक्ट आ गया ना, सीधा दे करके, सीधे के बजाय घूम के आया। तो ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है, जिसको लेकर के ये जो है काम चल रहा है, उन्होंने बयान दिया चुनावी मौसम है, ऐसे में ईडी जो है कार्रवाई कर रही है और अगर मेरे पे कार्रवाई होती है तो मैं तो चाय पिलाऊंगा, मेरे घर अगर पूछताछ के लिए आते हैं। लेकिन अगर वो गलती से झूठी कार्रवाई करेंगे तो इसका परिणाम भी आगे भुगतना पड़ेगा। ये देखिए किस तरह की भाषा है। क्या ये एक नेता, एक सांसद की भाषा है? होना तो ये चाहिए था कि वो जो पहली लाइन उन्होंने बोली कि यदि ईडी के अधिकारियों को मेरी पत्नी या मेरे से कोई पूछताछ करनी है तो वो आए और मेरे घर में मैं उनको चाय पिलाऊंगा। ये इतनी लाइन ये देश के सब नागरिक, हमारे देश के कानून व्यवस्था पर विश्वास करने वाले की ये लाइन होनी चाहिए थी। लेकिन संजय राउत, फिर संजय राउत कैसे कहलाएंगे अगर वो धमकी ना देंगे? शिवसेना कैसे कहलाएगी अगर वो भाजपा के कार्यकर्ताओं पे हमला ना करेगी? सोचिए कि इतने बड़े नेता किरीट सोमैया हैं, सरेआम कैमरों की निगरानी में उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि हमारे खिलाफ, हमारे घपले घोटाले के खिलाफ यदि कोई बोलने की कोशिश करेगा हम मारेंगे। अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला, चैनल को बंद करने की कोशिश की, कितने सारे केस दर्ज किए। आपके खिलाफ तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि भैया आप डायरेक्ट तो इन्वॉल्व करते नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे, कोई संस्था को इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन मैसेज तो गया ना, पूरी मीडिया को मैसेज गया कि हम इसी तरह से कर सकते हैं, बड़े बड़े पत्रकारों का मुंह बंद कर सकते हैं। करने में कामयाब हो गए। ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है कि एक कहावत है गांव की कि एक तो चोरी फिर ऊपर से सीना जोरी। महाराष्ट्र में जिस तरह के घपले घोटाले खुल रहे हैं, जिस तरह से वसूली के आरोप लगे, 100 करोड़ के लगे, इसका जवाब उद्धव ठाकरे जी को देना चाहिए था, लेकिन इसका जवाब नहीं देते। इसके बजाय सवाल पूछने वालों के ऊपर हमले करते हैं, उनको डराते और धमकाते हैं, उनके ऊपर FIR कर देते हैं। तो ये जो संजय राउत की लैंग्वेज है, ये इसी तरह से है
कि उद्धव ठाकरे जी तो मौन रहेंगे, वो कुछ बोलते ही नहीं किसी बात पे। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह से मामले में ट्विस्ट आया है, जिस तरह से अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब अनिल देशमुख का बयान आया कि भाई परमवीर सिंह ने घोटाला किया, परमवीर सिंह का बयान आया कि अब तो इसमें आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी आ रहे हैं। परमवीर सिंह ने बयान दिया है, उसने कहा कि ये जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग का ये रैकेट है, इस रैकेट में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी इन्वॉल्व है। ये लोग लिस्ट भेजते थे, इसका ट्रांसफर यहां करो, इसका ट्रांसफर यहां करो। अब उसकी एवज में किसने कितने पैसे लिए, ये तो जांच का विषय है, और इसलिए इसकी जांच ईडी ही करेगी या तो सीबीआई करेगी। अगर सीबीआई और ईडी इस समय आदित्य ठाकरे जी से या उद्धव ठाकरे जी से पूछताछ करेगी तो आप देखना फिर यही बोलेंगे कि साहब चुनावी माहौल है। भैया चुनाव तो साल में कहीं ना कहीं कभी ना कभी होता ही रहता है, तो आप इसको चुनाव से जोड़कर यदि देखोगे तो फिर तो कोई कार्रवाई इस देश में किसी के खिलाफ कभी भी हो ही नहीं सकती। फिर क्या हमारे देश की जो एजेंसियां हैं, ये सीबीआई हुई, ईडी हुई, एनसीबी हुई, ये केवल ये देखे कि भाई अगर महाराष्ट्र में चुनाव तो नहीं है, भाई अभी बीएमसी का चुनाव आ रहा है और उसके पहले फिर कार्रवाई होगी। आप कहोगे साहब बीएमसी चुनाव में बीजेपी पैंतरे कर रही है, बीजेपी का इस एजेंसियों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई घपला घोटाला नहीं है तब फिर ये ईडी सीबीआई क्यों एंटर करेगी? कांग्रेस का शासन तो कई और राज्य में भी है, पंजाब में कांग्रेस का शासन रहा, वहां कौन सा भैया कार्रवाई हुई? अब ईडी ने कार्रवाई की है क्योंकि वहां कैश मिलने की खबर मिली। रेत खनन माफियाओं की कंप्लेंट कांग्रेस ने ही की, कांग्रेस के ही थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। छत्तीसगढ़ में है, आपकी सरकार है कांग्रेस की, वहां कौन सी रेड हो रही है भाई सीबीआई ईडी की? कोई कंप्लेंट आएगी तो जाएंगे जरूर। तो क्या यहाँ ये देखा जाए कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जाने से डरना चाहिए, जहां शिवसेना की सरकार है वहां संजय राउत जी से डरना चाहिए ईडी को? तो ईडी के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। आपने जरूर एनसीबी के अधिकारी को हमने देखा कि समीर वानखेड़े को किस तरह से घेरा, किस तरह से उनके ऊपर एफआईआर की, किस तरह से उनकी फैमिली को घसीटा, किस तरह से व्यक्तिगत हमले किए। ये चरित्र है महाराष्ट्र की सरकार का कि कोई अधिकारी यदि उनकी मर्जी के खिलाफ चल रहा है, बेशक वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो उस पर सवाल उठाए जाएंगे, उसके ऊपर हमले किए जाएंगे। ये बहुत भयंकर है और ये देश में होना नहीं चाहिए। केंद्र सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि संजय राउत जी ये किस तरह से हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब वो ये दिखा रहे हैं कि कोई अधिकारी यदि अपनी ड्यूटी निभाएगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तो वो उसको जेल में डाल देंगे। ये किस तरह की बात है, ये किस तरह का सरकार है और किस तरह की ये बातें चल रही हैं, इस पर गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। वंदे मातरम।